क्वेश्चन अगले वीडियो में था कार्बनिक यौगिकों का साधारण एवं आईयूपीएसी नाम। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पढ़ा था एल्केन समूह में आने वाले कार्बनिक यौगिकों का साधारण एवं आईयूपीएसी नाम। तो अगले वीडियो में जो कुछ हमने पढ़ लिया है उसी को रिवीजन करने के लिए हमने दो उदाहरण और रखा है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। अगले वीडियो में हमने एल्केन समूह में आने वाले कार्बनिक यौगिकों का साधारण एवं आईयूपीएसी नाम से संबंधित 4 उदाहरण लिया था। अब 2 उदाहरण और आपको दिखा दूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो हम लोग अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है एल्कीन श्रेणी में आने वाले कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी एवं साधारण नाम। तो सबसे पहले इधर देख लीजिए, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये इसका पहचान है कि एल्केन समूह में है। तो मैंने कहा था कि कोई क्रियाशील मूलक या प्रतिस्थापक जुड़ जाता है तो उसका आईयूपीएसी नामकरण हो जाता है। तो इसका आईयूपीएसी नाम कोई बहुत ज्यादा लंबी श्रृंखला नहीं है बल्कि इसमें 2 ही कार्बन है, तो इसलिए गिनती करना जरूरी नहीं है। गिनती की स्थिति कब आती है? जब 4, 5, 6 मतलब 3 से ज्यादा होता है, या फिर आप यहाँ भी गिनती कर सकते हो। इसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर केवल देख लेंगे 2 कार्बन है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो क्लोरीन जब जुड़ता है तो इसके लिए क्या लिखा जाता है? क्लोरो। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा पहले क्लोरो। क्लोरो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? क्लोरो। 2 कार्बन के लिए होता है एथ। और ये एल्केन समूह में जाएगा तो इथेन हो जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा क्लोरोइथेन। ये आपका आईयूपीएसी नाम है, ठीक है। अब कहिएगा कि इसका साधारण नाम क्या होता है? तो इसका साधारण नाम होता है, ये इसको देखेंगे तो ये एल्किल समूह में जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। एथिल ये 2 कार्बन के लिए एथ, और ये 1 हाइड्रोजन परमाणु एल्केन श्रेणी से कम है तो ये एथिल एल्किल समूह में हो जाएगा। तो इसलिए इसमें YL जोड़ देंगे तो एथिल हो जाएगा। और Cl के लिए लिखा जाएगा साधारण नाम में क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ये आपका साधारण नाम हो जाएगा। अब आगे छठा उदाहरण देखते हैं। अब ये जो छठा उदाहरण है ये संरचना सूत्र में लिख दिया है, तो बहुत ज्यादा भारी नहीं है। ये CH पहला में CH3 रहता है तो CH3 है, इसकी पूरी व्यवस्था को दर्शा दिया गया है। इसका मतलब ये संरचना सूत्र है। अब यहाँ पर देखिए C 1 हाइड्रोजन है तो H, CH, नीचे एक और कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हो जाएगा। तो फिर आगे कार्बन परमाणु इससे 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो ये तीनों को बटोर देंगे तो ऐसे हो जाएगा CH3। तो आप इसको मतलब इसको संरचना सूत्र के रूप में भी समझ सकते हैं, इसको संघनित सूत्र के रूप में भी समझ सकते हैं। तो ये संघनित सूत्र है। तो ये प्रतिस्थापक बैठा हुआ है 1 2 3 2 नंबर मिल रहा है। इधर से गिनती करोगे 1 2 3 तो इधर से भी 2 ही मिलेगा। तो इसका आईयूपीएसी नाम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डैश दे देंगे, 2 पर मिथाइल बैठा है तो 2 मिथाइल, और 3 के लिए क्या होता है? प्रोप होता है तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अब कहिएगा साधारण नाम क्या होता है? तो साधारण नाम में सब कार्बन को देख लिया जाता है। 1 2 3 4 वो कार्बन है ना, और पसरो श्रृंखला के रूप में है तो इसमें बस आइसो लगा दीजिए। आइसो 4 कार्बन के लिए कितना क्या होता है? ब्यूटेन। तो यहाँ पर लिख देंगे आइसो ब्यूटेन। तो इसके साधारण नाम का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। आईयूपीएसी नाम का ज्यादा महत्व दिया जाता है, खासतौर से जो पसरो श्रृंखला में जो एल्केन समूह जुड़ा रहता है उसका आईयूपीएसी नाम ज्यादा बेहतर होता है। साधारण नाम बहुत ज्यादा मान्यता इसकी नहीं है, फिर भी उसको समझने के लिए समझा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस उदाहरण से आपका रिवीजन हो गया होगा। अगला वीडियो में जो कुछ आपने पढ़ा था एल्केन श्रेणी में आने वाले कार्बनिक यौगिकों का साधारण एवं आईयूपीएसी नाम। तो एक स्थिति और है आप लोगों के साथ कि आपको संघनित सूत्र के रूप में पूछे या फिर संरचना सूत्र के रूप में पूछे तो आप बना सकते हैं। यहाँ से उम्मीद है कि बेहतर तरीका से सीख गए होंगे। आपसे सवाल किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ऐसे पूछ लेगा इसको बताइए इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो आप बहुत अच्छा से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे तो बता सकते हैं। इसमें कोई नहीं जाना, गिनती कर लेंगे 1 2 3 3 को कार्बन है, 2 पर कितना CH3 बैठा है तो डायरेक्ट लिख देंगे 2 पर मिथाइल बैठा, 2 मिथाइल, 3 के लिए क्या होता है? प्रोप। ये एल्केन समूह है तो कितना हो जाएगा? एन जुट के प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। जल्दी से इसका आप नामकरण कर सकते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा इसका संघनित सूत्र या संरचना सूत्र लिखिए, ऐसे लिख देगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ऐसे दिया रहेगा तो आप नाम लिख सकते हो। अगर इसका संरचना सूत्र बनाना हो 2 मिथाइल प्रोपेन तो सबसे पहले लास्ट अंतिम को देखोगे, क्या देखोगे? प्रोपेन है तो समझ जाओगे कि प्रोपेन का मतलब कितना कार्बन? 3 गो। ऐसे थोड़ा थोड़ा फर्क लिख लोगे 3 कार्बन तो आप जानते हो कि
पहला कार्बन में CH3 रहता है और दूसरा कार्बन में CH2 रहता है और अंतिम कार्बन में CH3। तो एल्केन समूह में हो गया, ये प्रोपेन हो गया। लेकिन अब सवाल है कि 2 नंबर पर आपका क्या होना चाहिए? 2 नंबर पर मेथाइल। मेथाइल का मतलब होता है CH3। तो 1 2 नंबर कहाँ है? ये वाला है, या फिर ऊपर बैठा दीजिए या नीचे बैठा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर भी बैठा सकते हो नीचे, लेकिन 2 नंबर पर 1 2 3 2 नंबर पर मेथाइल बैठा दीजिए। तो जब भी सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 यहाँ पर बैठाइएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु खत्म कर देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी एक बॉन्ड बढ़ता है तो एक हाइड्रोजन परमाणु समाप्त हो जाता है। तो ये आपका संघनित सूत्र हो गया। अगर इसी को आप तोड़ के लिख दोगे, यानी एक कार्बन के साथ 3 गो परमाणु हाइड्रोजन परमाणु जुटा है, तो ऐसे लिख दोगे जैसा कि ये इस उदाहरण में दिख रहा है, ये संरचना सूत्र है। तो इस तरीके से आप संघनित सूत्र बनाना जानते होंगे तो आप आसानी से संरचना सूत्र भी बना लेंगे। इससे 2 नंबर से एक और कार्बन परमाणु जुड़ा है जिससे 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, फिर अंतिम कार्बन है इससे 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। तो इस तरीके से आप संरचना सूत्र अब बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपका बेहतर रिवीजन हो गया होगा। अगला वीडियो में जो आपने सीखा है कि एल्केन समूह में आने वाले कार्बनिक यौगिकों का साधारण एवं IUPAC नामकरण। अगर फिर भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन आंसर का जब सेक्शन आएगा तो क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को ये सब बहुत सारा विस्तृत अध्ययन के रूप में मिलेगा, शॉर्ट में मिलेगा, लॉन्ग में मिलेगा, या फिर ऐसे ऐसे सवाल बना के दे देगा कि 2 मेथाइल प्रोपेन का संरचना सूत्र लिखे, या फिर आपसे पूछ देगा 2 मेथाइल का संरचना सूत्र लिखे, या फिर संबंधित सूत्र लिखे, या आपसे इस तरीके से ड्राइंग इस तरीके से कार्बन की व्यवस्था को दर्शाकर आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसका IUPAC नाम लिखे, इसका साधारण नाम लिखे। तो आप IUPAC नाम भी लिख सकते हो, साधारण नाम भी लिख सकते हो। इस कंडीशन में है तो संरचना सूत्र लिख सकते हो, या उसका नाम दिया है तो आप उससे उस नाम को संघनित सूत्र के रूप में भी लिख सकते हो। इस नाम से आप संरचना सूत्र के रूप में भी लिख सकते हो बड़ी आसानी के साथ। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। एल्कीन का IUPAC एवं साधारण नाम। एल्कीन खुद अपने आप में IUPAC नाम है तो उसका साधारण नाम पर विशेष फोकस देना है, तो लिख के समझते हैं। तो अब देखते हैं एल्कीन का साधारण एवं IUPAC नाम कैसे किया जाता है। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध होता है, पहले से आप जानते हैं। एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध होता है। इसका IUPAC नामकरण करने के लिए संगत एल्केन के नाम से ANE हटाकर, मतलब N हटाकर उसमें इन जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? एल्कीन हो जाता है। मैंने कहा एल्कीन अपने आप में IUPAC नाम है, तो एल्कीन इन हो जाएगा तो अल्क प्लस ANE हटा देंगे। एल्केन में अल्क में ANE हटा देंगे, ENE जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाता है? एल्कीन हो जाता है। तो ये IUPAC नाम हो जाएगा आसान भाषा में। जबकि अगर उसका साधारण नामकरण करना है, करने के लिए एल्कीन में एक शब्द जोड़ देंगे, लिन शब्द जोड़ दिया जाता है। ये आसान भाषा में मैं बता रहा हूं, इतना आसान भाषा में आपको जल्दी समझने के लिए नहीं मिलता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करता हूं कि आप लोगों के लेवल का भाषा हो, ताकि आप उस भाषा को आसानी से समझ पाए और एक आसान सा कंटेंट हो, ताकि बेहतर समझ आप में विकसित हो जाए। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा भूमिका रख के भूत नहीं बनाना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा भूमिका में आप क्या हो जाते हैं? भूत बन जाते हैं। मतलब आपके सर के ऊपर से बम्स करने लगता है, समझ बिल्कुल नहीं आता है। तो ऐसा मैं नहीं करूंगा, ताकि आप एकदम आसान भाषा में, क्योंकि आप कहाँ उलझते हैं वो हमें बिल्कुल ठीक तरीके से पता है कि आपको क्या चाहिए और कितना हद तक देना है और किस भाषा में और किस लेवल में देना है, वो मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। तो यहाँ से मैं आसान भाषा में आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, एल्कीन में लीन शब्द जोड़ दो तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एल्कीन का क्या हो जाएगा? साधारण नाम हो जाएगा। इसको बहुत अच्छा से उदाहरण में समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, एक कार्बन 2 कार्बन, देखिए तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिए भी एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है एल्कीन है। तो अब क्या है कि एक कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है? 2 कार्बन के लिए एथ होता है। एल्केन समूह में इसमें क्या जोड़ते हैं? ANE, लेकिन इसमें ANE हटा के क्या जोड़ देना है? इन जोड़ देना है, तो इसका नाम हो जाता है एथीन। तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ होता है। डबल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या जोड़ देंगे? इन जोड़ देंगे, तो एथ प्लस इन एथीन हो जाएगा, जो कि IUPAC नाम है। उसी तरीके से यहाँ भी देख लीजिए, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है।
3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, और इसमें इन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम है, दोनों आईयूपीएसी नाम है, जो कि एकदम बिल्कुल आसान है, आईयूपीएसी है नाम, और ये भी आपका आईयूपीएसी नाम है, आईयूपीएसी नाम है। तो साधारण नाम क्या होगा, तो साधारण नाम समझ लीजिए, इसके नीचे मैं साधारण नाम लिख दे रहा हूं। तो यहाँ मैंने बता दिया है साधारण नाम के लिए आपको क्या है, एल्किल देखना है, उसमें लिंक शब्द जोड़ देना है। तो 2 कार्बन के लिए एल्किल में क्या होता है, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, एथ होता है, और एल्किल समूह में जाइएगा तो एथिल हो जाएगा, और इसमें लीन जोड़ना है, तो इसमें एल पहले से है तो डबल एल नहीं बल्कि एल एक ही एल रहेगा, इसमें आई एल ई जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एथिलीन, एथिलीन। तो एथीन का साधारण नाम हो जाता है एथिलीन। अब उसी तरीके से प्रोपीन है, तो प्रोपीन का साधारण नाम क्या हो जाएगा, तो प्रोपीन 3 कार्बन के लिए हम एल्किल समूह में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपील हो जाएगा। अब इसमें क्या जोड़ देना है, लीन शब्द, एक एल पहले से है तो आप सिर्फ और सिर्फ आई एन डी जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीन, यानी प्रोपीन का साधारण नाम हो गया प्रोपिलीन। ये आपका साधारण नाम है, बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। इतना आसान भाषा में आप दूसरे चैनल पे आपको साधारण आईयूपीएसी नामकरण और साधारण नामकरण समझने के लिए नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सहज और आसान भाषा में आपको बता दे रहा हूं। अब इसके बाद आप जो मर्जी वो बना लीजिए, लेकिन एक बात जैसा कि पहले मैंने बता दिया है कि जैसे जैसे आपके कार्बन परमाणु की श्रृंखला बढ़ती जाएगी उसमें अंकन यानी गिनती की शुरुआत हो जाती है, गिनती करना पड़ता है। अगले वीडियो में जैसा नोट में मैंने लिखा था कि जब एल्केन समूह से कोई भी प्रतिक्रियाशील मूलक या प्रतिस्थापक जुड़ा रहता है तो गिनती उस सिरे से किया जाता है जिधर से उस प्रतिस्थापक या क्रियाशील मूलक या फिर अगर कोई डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे कम अंक मिलना चाहिए। इसके साथ ही एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होनी चाहिए, एक लंबा श्रृंखला। तो मान लीजिए 3 में भी आप गिन सकते हैं, 3 में नहीं भी गिन सकते, लेकिन 3 से ज्यादा होगा तो वहां पर अंकन शुरू हो जाता है। जैसे में तीसरा उदाहरण देख लेते हैं आसानी से। अगर इस तरीके से CH3 CH2 CH CH2 और ये CH3 ये भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट में CH3 यहाँ पर डबल बॉन्ड है, आपको मैं आसान भाषा में बता दूं तो बीच में CH2 होता है, लेकिन यहाँ पर CH है और यहाँ पर भी CH है, CH2 नहीं है। रीजन है जब एक बॉन्ड बढ़ेगा तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाता है। तो इस डबल बॉन्ड के होने की वजह से यहाँ से एक एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो गया। बाकी स्थिति देख लीजिए, CH2 ठीक ठाक है, अंतिम में CH3 ठीक ठाक है। तो इस तरीके से ये एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है। तो ऐसे में इसका नामकरण कैसे किया जाएगा, इसका नामकरण करने के लिए गिनती किया जाएगा, और गिनती उस छोर से किया जाएगा, उस सिरे से किया जाएगा जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। गिनती करके देख लीजिए, इधर से गिनिए 1 2 3 4 5। तो अब इधर से जबकि गिनती हम लोग कर रहे हैं तो 1 इसके आगे सिंगल बॉन्ड है, 2 नंबर के आगे डबल बॉन्ड है, 3 नंबर के आगे सिंगल बॉन्ड है, 4 नंबर के आगे सिंगल बॉन्ड है, 5 नंबर के आगे कुछ नहीं है, खाली है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ पाए ये डबल बॉन्ड किसका है, 3 का हुआ कि या फिर 2 का। मतलब जिधर से आप गिनती करते हैं उसके आगे देखना है। जैसे में 2 नंबर है तो इसके आगे डबल बॉन्ड है, तो ये 2 नंबर का डबल बॉन्ड हो जाएगा, 3 नंबर का ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये इसका हिस्सा नहीं है। अगर वही स्थिति इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, तो गिनती हम इधर से इधर आ रहे हैं तो 1 के आगे जस्ट आगे देखते हैं, आगे सिंगल बॉन्ड, 2 के आगे सिंगल बॉन्ड, 3 के आगे डबल बॉन्ड। इधर से गिनती करने पर डबल बॉन्ड को कितना मिल रहा है, 3 नंबर, यानी 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है। इधर से गिनती करने पर 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि किधर से डबल बॉन्ड को कम अंक मिल रहा है, इधर से या इधर से? तो आप लोगों का जवाब होगा इधर से 2 अंक मिल रहा है, इधर से 3 अंक मिल रहा है। तो जिधर से कम मिलेगा उधर से गिनती करेंगे। और इसके साथ ही एक लंबी श्रृंखला मिल जाती है, मतलब कार्बन की 5
श्रृंखलाएं मिल जाती है तो इस तरीके से एक लंबी श्रृंखला भी प्राप्त हो जाता है। तो इस स्थिति में जो नंबर डबल बॉन्ड को मिला है उसको लिखेंगे 2 डैश दे देंगे। और 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट होता है। और डबल बॉन्ड के लिए ENE जोड़ देना है, ANE हटा देना है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। और ये 2 पेंटीन आपका क्या है, IUPAC नाम है, ये आपका IUPAC नाम है। अब सवाल है कि साधारण नाम क्या होगा, तो बड़ी आसान है साधारण नाम, उसी तरीके से इसमें भी गिनती आप छोड़ सकते हैं। 2 पेंटेन है तो 2 का 2 लिख देंगे, पेंटेन 5 को कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट होता है। लेकिन जब उसी को एल्किल समूह में देखेंगे तो पेंटिल हो जाएगा। इसमें लीन जोड़ना है तो एल पहले से है, तो अब आपको क्या जोड़ना है, INE जोड़ना है। तो इस तरीके से इसका साधारण नाम हो जाएगा 2 पेंटिलीन। तो यहाँ पर मैं कॉस्ट में लिख दे रहा हूं, ये आपका साधारण नाम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जितना भी लंबी श्रृंखला देगा तो हमें लगता है कि आप आसानी से इसका साधारण और IUPAC नाम बता सकते हैं। अब ये रहा डबल बॉन्ड का किस्सा। अब डबल कभी कभी किसी किसी उदाहरण में आपको देखने के लिए मिलेगा डबल बॉन्ड भी रहेगा और प्लस में उसके साथ एल्किल समूह भी जुड़ा रहेगा या फिर कोई अन्य क्रियाशील मूलक भी जुड़ा रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। एक और उदाहरण ले लेता हूं मैं, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 CH3 इस पर CH। तो इस तरीके से आप इस उदाहरण नंबर 4 को देख सकते हैं कि देखिए डबल बॉन्ड भी है, प्रतिस्थापक भी है। तो प्रतिस्थापक है तो सबसे पहली बात है वही किस्सा रहेगा, डबल बॉन्ड को सबसे कम अंक मिलना चाहिए और डबल बॉन्ड को सबसे कम अंक मिलेगा, उसके बाद प्रतिस्थापक को सबसे कम अंक मिलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि डबल बॉन्ड को पहले देखना है। मान लीजिए 1 2 3 इधर से 2 नंबर मिल रहा है, 3 4 प्रतिस्थापक को 4 नंबर मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4, इधर से गिनती करने पर डबल बॉन्ड को 3 अंक मिल रहा है लेकिन प्रतिस्थापक को 2 अंक मिल रहा है। इधर से गिन रहे हैं तो डबल बॉन्ड को कम अंक मिल रहा है, प्रतिस्थापक को ज्यादा अंक मिल रहा है। इधर से गिनती करने पर प्रतिस्थापक को कम अंक मिल रहा है, डबल बॉन्ड को ज्यादा अंक मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्व इसको देना है डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड जिधर से कम अंक मिलेगा उधर से ज्यादा विशेष ध्यान रखेंगे, यानी प्रतिस्थापक को कुछ भी अंक मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि एक लंबी श्रृंखला प्राप्त करनी है तो 1 2 3 4 5 लंबी श्रृंखला के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है, 5। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से भी गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनती करने पर भी 5, इधर से गिनती करने पर भी 5। तो इसलिए गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे प्रतिस्थापक बैठा है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड बैठा है। तब सवाल है कि नामकरण करते समय नंबर जो भी प्रतिस्थापक को मिला है पहले उसका नाम लिखेंगे 4, अब इसका नाम हो जाएगा 4 मेथाइल और 2 नंबर पे 4 मेथाइल, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2-5 गो के लिए कितना हो जाएगा, पेंट। इसमें क्या लग जाएगा, इन। तो इसका नामकरण IUPAC नामकरण हो जाएगा 4 मेथाइल 2 पेंटीन, 4 मेथाइल 2 पेंटीन, 4 मेथाइल 2 पेंटीन, ये IUPAC नाम हो गया। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा श्रृंखलाओं में जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग IUPAC नामकरण कर सकते हैं और साधारण नाम कर सकते हैं। अब सवाल है कि इसका साधारण नामकरण क्या होगा, तो जब एक से ज्यादा प्रतिस्थापक जुड़ जाता है तो जैसा कि यहाँ से आप समझ सकते हैं एल्केन से, जब इस तरीके से कोई प्रतिस्थापक जुड़ जाता है तो उसका साधारण नाम जल्दी नहीं होता है। जैसे में नॉर्मल सिंगल बॉन्ड में रहता है तो आराम से आइसो में लगा के काम चला लिया जाता है, लेकिन वो केवल काम चलाने भर होता है। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि डबल बॉन्ड के साथ अन्य प्रतिस्थापक जुड़ जाए तो उसका सिर्फ और सिर्फ IUPAC नाम हो सकता है, उसका साधारण नाम नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें लगता है कि उदाहरण नंबर 4 तक आपको एल्कीन का साधारण नाम और IUPAC नाम समझ में आ गया होगा। और
अब एक पॉइंट और हमारे पास बचा हुआ है जिसका नाम है एल्काइन। अब एल्काइन का सामान्य एल्काइन का आईयूपीएसी नाम देख लेंगे और साधारण नाम देख लेंगे। उसके बाद अगला सेक्शन जो हमारा होगा साधारण नाम आईयूपीएसी नाम खत्म नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, एल्कोहल का साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम देखा जाएगा, ईथर का आईयूपीएसी नाम और साधारण नाम देखा जाएगा, एल्डिहाइड का साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम देखा जाएगा, एसिटिक एथेनोइक अम्ल एटोन का आईयूपीएसी नाम और साधारण नाम देखा जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये वाला क्लियर हो जाएगा आपका, एल्केन एल्काइन एल्कीन का साधारण और आईयूपीएसी समझ लेंगे तो उसको समझना इससे भी आसान है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तब तक के लिए ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या भी किसी भी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। बेहतर समझ में आया होगा तो आप इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।